Welcome to our channel Satyavananand. Today we will discuss the Hindu news paper editorial and daily news analysis. Today at the 14th of January 2023 आज हम जो है देख रहे हैं जो न्यूज़पेपर है इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक डिसीजन नहीं है, एक्चुअली में गाइडलाइन आया है। और जो गवर्नमेंट है उसने इन्वेस्टमेंट जो कर रही है देश के डेवलपमेंट में, उसमें इस ग्रोथ जो है 53% इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। और जो सीमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, और तो आइए हम देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। पहला न्यूज़ हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि जो हमारे समाज में हेट स्पीच बढ़ रहे हैं उनके पीछे का क्या रीज़न है और उनको सरकार किस तरीके से कर्व कर सकती है, रोक लगा सकती है, और साथ ही साथ इसमें टीवी चैनल्स की क्या भूमिका है इन न्यूज़ के माध्यम से हेट स्पीच को बढ़ावा देने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस के.एम. जोसेफ, उनका क्या कहना है, दे अबाउट एंकर और पैनलिस्ट के बारे में कहते हैं, दे हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट गो ऑन टीवी एंड स्पीक देयर माइंड्स विच एवर वे दे वांट, दैट इज़ नॉट द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका कहना है, जस्टिस के.एम. जोसेफ का कहना, चीफ जस्टिस नहीं है वो, जस्टिस के.एम. जोसेफ का कहना है कि जो ये पैनलिस्ट हैं ये कुछ भी बोल देते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। वो एक्चुअल में फ्रीडम के नाम पर सिर्फ फ्रीडम नहीं होता है, फ्रीडम के नाम पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये आजकल हेट स्पीच समाज में बढ़ रही है, इसके लिए समाज में जो स्थितियाँ बुरी क्रिएट हो रही हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार जो है इस पर कर्व लगाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं, और ये जो है बहुत ही आवश्यक है क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा वैमनस्य बढ़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो है हेट कुड नॉट हाइड बिहाइंड द कलर ऑफ एनी रिलीजन। उनका कहना है कि धर्म जो है, धर्म का रंग नहीं देना चाहिए किसी भी हेट स्पीच को बढ़ाने या उसे प्रोपगेट करने के लिए। अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो रिलीजियस फ्रीडम है, हारमोनी है, आर्डरली प्रोग्रेस अगर जो है इसमें नहीं रहेगा तो ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न क्रिएट करेगा। गवर्नमेंट शुड स्टेप इन व्हेन रिलीजियस फ्रीडम, हारमोनी एंड आर्डरली प्रोग्रेस आर ग्रेवली अफेक्टेड, से कोर्ट एंड फ्लैग हेट स्पीच एंड टीवी वेयर एंकर हैव बिकम टूल टू पेडल एजेंडा। तो उनका कहना है कि समाज में रिलीजियस फ्रीडम हो, हारमोनी हो, इसके लिए हमें गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कदम उठाने चाहिए। और साथ ही साथ उनको कहना क्या है कि जो चीज़ें आई हैं ये चीज़ें कैसे पता चली हैं। पता चलने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डाटा रिलीज किया है कि 2021-22 में कुल 580 केसेज जो हैं हेट स्पीच के दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 160 ऐसे थे जो सुओ मोटो पर पुलिस ने FIR खुद ही लॉन्च किया था। यानी 580 में से 160 तो पुलिस ने डायरेक्ट किया था और अन्य जो है किसी ने कंप्लेंट कराया था या कोर्ट के कहने पर हुआ था, जबकि उत्तराखंड में 118 केसेज आए हैं। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हेट स्पीच हैं वो तरीके से सामाजिक बुराई ही है, इसके अलावा उसको और किसी भी नज़र से नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो टीवी पर एंकर हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो इस समय प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और वो एक एजेंडा सेट करके आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं। और एक्चुअल में ये सब कुछ हो रहा है TRP बढ़ाने के लिए, जो कि गलत है। अगर देखा जाए कि अगर फ्री फॉर ऑल जस्टिस, उनका कहना है कि देयरफॉर इट हैज़ बीन कम टू फ्री फॉर ऑल जस्टिस। तो जस्टिस की अगर बात की जाए तो सबके लिए है, थॉट सब कोई कर सकता है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर में उन्हें होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये न्यूज़पेपर में आगे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो न्यूज़ चैनल हैं इनका मेन फोकस इस समय ये हो गया है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। इसके लिए वो नेम कॉलिंग एक वर्ड यूज किया गया है, वो किसी का भी नाम लोग उछालते हैं और उसके बाद पूरा दिन उसी पर डिस्कशन चलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि प्लीज़ डू नॉट डेनिग्रेट एनीवन, डिग्निटी इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसी की भी डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट है, जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा, द एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच बाय वन कुड नॉट वायलेट द राइट टू डिग्निटी एंड फ्री स्पीच ऑफ अदर। ये बिल्कुल सही है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर किसी ने किसी दूसरे की फ्री स्पीच का या फ्री विल स्पीच का जो है उल्लंघन किया है तो फिर उसकी फ्रीडम भी मानी नहीं जा सकती है। मीडिया मस्ट सेल्फ रेगुलेट, ये एक बात है कि कहा जाता है भारत में एक्चुअली मीडिया पर कोई गवर्नमेंट की तरफ कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का भी कहना है कि मीडिया जो है सेल्फ रेगुलेटेड है, इसलिए मीडिया को इस पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सेल्फ रेगुलेशन की पूरी जिम्मेदारी मीडिया के पास है। गवर्नमेंट तब जो है कोई हस्तक्षेप करेगा जब वहाँ पर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज क्रिएट हो जाए, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेज क्रिएट हो जाए जो मीडिया के द्वारा सेल्फ रेगुलेट न किया जा सके, उसमें ही केवल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने कैपिटल स्पेंडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं इस समय देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर हम देख रहे हैं उन्होंने स्पेंडिंग तो बढ़ा दी है। अब पिछले साल 2021-22 की तुलना में 2022-23 का जो सेशन है इसके थर्ड क्वार्टर में जो आया है डाटा, उससे पता चलता है कि 61.2% तो कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये इसको घटा रहे हैं। अगर देखें गवर्नमेंट ने 7.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जबकि प्राइवेट का जो है इन्वेस्टमेंट 41% डाउन हो गया, यानी प्राइवेट जो है 6.31 लाख से घटा करके 3.71 लाख कर दिया। यानी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट घट रहा है जबकि गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, जबकि इसमें दोनों में एक हार्मोनी होनी चाहिए, रिजेम्बलेंस होना चाहिए। अगर रिजेम्बलेंस की कमी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट में समस्या आएगी। आगे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जब सही से नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर फिर एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना बहुत टफ होगा। चाइना आज हर मामले में आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेंड नहीं किया और प्राइवेट सेक्टर भी किया। वहाँ पर चूँकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अतः यहाँ पर ये आवश्यक है कि दोनों लोग करें। अगर हम देखें कि ओवरऑल डाटा दिया गया है कि गवर्नमेंट ने जो है, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देखें तो 28% से बढ़ करके 35% हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का 14 से 16 बढ़ गया, स्टेट का 14 से 19 पहुंच गया, प्राइवेट का 71 से 64 घट करके हो गया, प्राइवेट इंडियन की देखिए 62 से 54% हो गया, और प्राइवेट फॉरेनर का 8 से 9% हो गया, 8.95 से लेकर के 9.64 हुआ है। तो ये कंसर्न की बात है, गवर्नमेंट बढ़ा रही है, अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। एक न्यूज़ है जोशीमठ से रिलेटेड, इसरो ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है, जो उन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से उन्होंने अपने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके निकाला कि 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंसा है। लेकिन यहाँ पर चूँकि विवाद आ गया, क्योंकि बाद में इसरो ने अपने उस वेबसाइट से उस रिपोर्ट को ही हटा लिया है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक रिलेटेड न्यूज़ है, और इस तरीके की न्यूज़ हम अब आए दिन लगातार सुनते रहते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रह रहा है। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं उड़ीसा में फिर ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिला है, और ये इससे ज़्यादा इतनी समस्या क्रिएट हो गई हैं कि लगभग 1 साल में जो वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग हम देखते हैं अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 7 जनवरी तक, यानी 1 साल से भी कम समय में कुल 115 लोग मारे गए। और अगर देखें इससे 117 लोग मारे गए हैं, और पिछले उससे पहले 2019-20 में कुल 115 लोग मारे गए थे। ये जो है नंबर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रहे हैं या बहुत रेयरली कम हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो एनिमल हैं वो आखिर अटैक क्यों कर रहे हैं। समस्या यह है उनका अधिवास जो है, उनकी हैबिटेट को लॉस हुआ है, उनका जो रहने का स्थान था उससे जो है व्यक्ति इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से समस्याएं जनरेट हो रही हैं। मेन समस्या यही है, उनका हैबिटेट लॉस। अगर एलिफेंट की बात की जाए
तो एक्चुअल में उसमें एलिफेंट जो मेल एलिफेंट होता है वो जो है घास के तौर पर डालियों टहनियों खाता है, लेकिन वो धान की फसलों को भी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रियस होता है, तो वो धान के खेतों की तरफ चला जाता है। अगर देखा जाए कि जो मेल एलिफेंट होता है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जो है टेंडेंसी रखता है फसलों को रौंदने में, तो कि उसके अंदर मेल हाथी जो है एलिफेंट, ये मेल जो होते हैं वो थोड़ा फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा चाहिए वहाँ कर जो लोग उसके क्षेत्र में है वो सब लोगों का कहना है। हाथी जो है एलिफेंट, वो उनका एक्चुअल समस्या क्या है, उनका हैबिटेट्स लॉस हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, इसलिए क्या कर रहे हैं वो गाँव के साइड में या खेतों के साइड में चले आ रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा जब कन्फ्लिक्ट हो रही है तो उसमें बहुत सारे जानवर जो हैं दूर भाग जाते हैं, लेकिन हाथी बड़ा जीव होने वजह से वो आदमी से शायद न डरे और वो आकर के मार दे रहा है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है कुल गवर्नमेंट ने 14 एलिफेंट कॉरिडोर को डिसाइड किए हैं या पैसेज डिसाइड किए हैं जो कि फ्रैगमेंटेड हो रहे हैं या उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। कॉरिडोर शुड हैव बीन केप्ट फ्री फॉर एलिफेंट मूवमेंट, जबकि वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन लोग करते हैं उनका कहना है, जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जो उस कॉरिडोर हैं एलिफेंट कॉरिडोर एक जंगल से दूसरे जंगल आने जाने का, उसको कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं होना चाहिए, आना जाना बहुत कम होना चाहिए, विशेषकर गाड़ी मोटर आना जाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि हाथी एक जगह रहने वाला जीव नहीं है, अगर उसको एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा समय तक रोका जाएगा तो हो सकता है कि वो उपद्रव करना शुरू कर दें। इन ओडिशा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड एंड इज़ ए वेरी गुड रिजर्व, तो उड़ीसा में मयूरभंज एक एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। संबलपुर एलिफेंट रिजर्व इज़ नॉट एडेक्वेट इन साइज, तो वहाँ पर कहना कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि मयूरभंज तो ठीक है, वहाँ पर उनकी हाथियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सही है, लेकिन जो संबलपुर का है उसकी साइज़ छोटी पड़ रही है, जिसके वजह से उनको जो मूवमेंट के लिए बहुत कम जगह मिल रहा है। और एरिया की बात करें तो एक जो एलिफेंट रिजर्व होता है वो करीब करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर से 1000 स्क्वायर किलोमीटर में होना चाहिए। महानदी एलिफेंट रिजर्व जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर में है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको एक सुविधाएं मिलेंगी एलिफेंट को मूवमेंट करने के लिए। तो इसका सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाए, और जो कॉरिडोर बने हैं वहाँ पर किसी पर्सन को मूवमेंट कम हो, गाड़ी मोटर का मूवमेंट कम हो, और साथ ही साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, रिजर्व एलिफेंट रिजर्व हैं, उन पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य को नहीं रहना है, मनुष्य के साथ साथ एलिफेंट या जितने अन्य जीव हैं सबको रहना है, इसलिए उनका ध्यान रखना आवश्यक है, अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है अलापुझा सीज डिक्लाइन इन विजिटिंग वाटर बर्ड। हम देखें अलापुझा केरल में है, वहाँ पर अब ये जो वाटर बर्ड है, ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 कंडक्ट किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि माइग्रेटरी बर्ड जो है शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है। ये डिक्लाइन हो क्यों रहे हैं? तो डिक्लाइन की अगर बात देखें तो यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिया गया है, डाटा को उतना याद करना संभव नहीं है, लेकिन सीधा सीधा इनका यही कहना है कि क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से जो पक्षी हैं, वाटर बर्ड हैं, वो यहाँ से माइग्रेट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो हमारे देश में एक और भी अचीवमेंट अचीव किया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा जो है वाटरवेज के माध्यम से एक क्रूज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है MV गंगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो उसको उद्घाटन किया, उसको वर्चुअली उन्होंने किया है नई दिल्ली से ही, और ये वाराणसी से शुरू किया गया है, डिब्रूगढ़ तक जाएगा। अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम काशी टू डिब्रूगढ़ इज़ द स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो ये काशी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। डिब्रूगढ़ कैसे जाएगा? काशी से पहले बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश से फिर ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इसकी टोटल डिस्टेंस जो है 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर है, और इस तरीके से दुनिया का सबसे लंबा जो है वाटरवे बन जाता है, जो कि क्रूज को ले जाया जाएगा। अगर इसमें देखें इससे क्या पता चलता है
कि भारत जो है अपना इंडिजिनियस लेवल पर, अपने स्थानीय स्तर पर वो बड़े बड़े अब इक्विपमेंट बना सकता है। ये जो एम गंगा है, ये भारत का पहला इंडिजीनियसली मेड क्रूज वेसल इन इंडिया है। इस तरीके से पहला बनाया गया। इस क्रूज की बात करें तो इसको जब पास किया जाएगा तो सिर्फ ये गंगा ब्रह्मपुत्र से नहीं बहेगा, कुल इसमें डिफरेंट तरीके की नदियों को देखें तो 25 नदियों से होकर के ये गुजरेगा। टोटल 3200 किलोमीटर है। इसमें जो डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर वो कवर करने में 51 डेज लगेंगे, यानी आसाम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने में काशी से 3200 किलोमीटर डिस्टेंस को 51 दिन लगेंगे। इसमें बहुत सारी 5 स्टार सुविधाएं दी गई हैं। अगर हम देखें द क्रूज जो पास होगा वो स्पिरिचुअल, मल्टीनेशनल और नेचुरल एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा। जैसे कि काशी से शुरू हो रहा है तो काशी हिंदुओं के लिए, पटना साहिब हिंदू और सिखों के लिए, बोध गया बौद्धिस्ट के लिए, विक्रमशिला, ढाका और सुंदरबन से होते हुए ये जाएगा। तो ये इसका चीज़ है। अगर हम देखें इसके लिए जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खास बात हैं, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, इसके अंदर की फैसिलिटी को जानना है तो हमारे अपने नॉलेज के लिए हो सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इतना ही जानना है कि 25 डिफरेंट नदियों से होकर पास करेगा। ये बांग्लादेश से होकर पास करेगा। और जो एम गंगा है, बिलाज है, ये भारत ने पहली इंडिजिनियस डेवलप्ड है, यानी भारत सरकार ने सबसे पहले अपने स्थानीय टेक्नोलॉजी से बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है मैरिज ऑफ माइनर गर्ल, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ की बात करें तो हर धर्म जो है उनका अपना एक पर्सनल लॉ है और वो धर्म का पर्सनल लॉ को उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हिंदू की बात करें, हिंदू का कोड बिल आ गया है भारत में, जो कि 1954 में आया था और वहाँ से नियम चलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किसी धर्म के द्वारा मानने न मानने का कोई मतलब नहीं होता, वो देश का एक कानून होता है, उसे देश के यूनिवर्सल कानून की तरह मान्य होना चाहिए। यहाँ पर मामला चल रहा है जो है एक मैरिज से रिलेटेड, एक 15 साल की लड़की है जो इसके शादी से रिलेटेड बातचीत मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया कि एक 15 साल की लड़की की शादी नहीं हो सकती है, चूँकि मुस्लिम धर्म में उसको अलाउ किया गया है। लेकिन इसी को लेकर के एक विवाद क्रिएट हो गया है। अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट की, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, उसके तहत भी किसी लड़की की शादी जिसकी उम्र 18 साल से कम हो नहीं हो सकती है, उस 18 साल की उम्र को भी बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया। 2021 पिछले साल द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के माध्यम से बढ़ा दिया गया। यानी अब किसी भी व्यक्ति की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की शादी की मिनिमम उम्र 21 साल रखी गई। 21 साल से कम अगर उम्र हो तो पॉक्सो जो एक्ट है वो कहता है कि आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध, सेक्सुअल रिलेशन भी एक क्रिमिनल ऑफेंस को काउंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के मामला पहुंच गया है कि जो ये मामला है इसे किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, आगे हम देखेंगे। इस पर कोई जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तब, क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जब डिसीजन आएगा तभी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद है वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ की बात करें तो जेरूसलम, न्यूयॉर्क, बीजिंग और क्यूस्को से न्यूज़ हैं। ये चीज़ न्यूज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड के इवेंट से किस तरीके से प्रभावित होते हैं, उनके आधार पर ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो रसिया का जो यूक्रेन वार चल रहा है उसके एक एक दिन का डेली न्यूज़ हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। नाटो का क्या है और नाटो कितना एयरक्राफ्ट किसको दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने पर्सनल लेवल पर क्या करते हैं उन सब चीज़ों से। और जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी हत्या हुई, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो ये सब चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए काम की नहीं है। अगर हम देखें बिजनेस में तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे? क्योंकि जब हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनके बीच बहुत थोड़ा गैप, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल गैप नहीं होगा, या तो हम सरप्लस में रहेंगे या डेफिसिट में रहेंगे। लेकिन ये डेफिसिट और सरप्लस अगर थोड़ा मैनेजेबल हो, बहुत कम डिफरेंस हो, या एक किसी साल सरप्लस है अगले साल डेफिसिट, फिर सरप्लस डेफिसिट, तो वो मैनेजेबल होता है। लेकिन अगर किसी का रिलेशन लगातार ऐसा हो कि लगातार डेफिसिट बढ़ता ही जाए
और उस पर हम दूसरे कंट्री पर लगातार डिपेंडेंट हो जाएं तो कभी कभी भी हमारे लिए एक बहुत समस्या क्रिएट कर सकता है। तो हम देखते हैं भारत ने जो है चाइना के साथ उसका व्यापार जो है लगातार बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारा डेफिसिट भी उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है। अगर देखें बायलैटरल ट्रेड की तो 2022 में 135.98 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है, यानी 135.98, उसको हम कह सकते हैं 136 अरब यूएस डॉलर का बिजनेस हुआ, जिसमें से भारत का बहुत ही कम है। भारत ने कितना किया है? भारत का जो है कुल केवल 17.5 बिलियन भारत ने एक्सपोर्ट किया है और उसके बाद 118.5 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है, यानी 135 में 118 बिलियन तो हमने सिर्फ इंपोर्ट किया है और 17.5 बिलियन केवल एक्सपोर्ट किए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं पूरी तरीके से बिजनेस चाइना के पक्ष में शिफ्ट हो गया है। चाइनीज कस्टम डाटा ऑन फ्राइडे शोड बायलैटरल ट्रेड हैड क्लाइम 8.4% लास्ट ईयर टू 135.98 बिलियन, यानी जो चाइना का डाटा है वो कहता है कि 8.4% ग्रोथ हुआ है। इंडियाज इम्पोर्ट अकाउंट फॉर 118.5 बिलियन ऑफ टू वे ट्रेड अप फ्रॉम 97.5 बिलियन प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल हमारा 97.5 बिलियन का इंपोर्ट था, अब की बार 118 हो गया। इस तरीके से देखते हैं कि पिछले साल भारत का 28.1 बिलियन एक्सपोर्ट था, अब की बार घट करके 17.48 बिलियन हो गया, यानी हम देख रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये ट्रेड डेफिसिट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और इस तरीके से हम देखते हैं ये ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि हमारे विदेशी मुद्रा जो है उसका संकट क्रिएट हो रहा है। हम देखते हैं भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार घट रहा है इसी की वजह से। द ट्रेड डेफिसिट रिच 101.02 बिलियन अप बाय 45% फ्रॉम 69.4 बिलियन इन 2021। पिछले साल हमारा जो डेफिसिट था चाइना के साथ वो 69.4 बिलियन था यूएस डॉलर, अब की बार ये बढ़ करके कितना हो गया? तो 101.02 बिलियन हो गया, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ये हमारे लिए भविष्य में चाइना इसी वजह से भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, ये बड़ा ही डेंजरस चीज़ है। इसके बाद देखें तो हमारा इसमें कोई विशेष न्यूज़ नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसके बाद स्पोर्ट है कोई न्यूज़ नहीं। हम आइए अब इसके बाद देखते हैं एडिटोरियल पर। भारत में इस समय एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, तो द हिंदू का एक एडिटोरियल है बाउंड सुपरमेसी। ये बाउंड सुपरमेसी का क्या मतलब है? लिमिटेड, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक लिमिटेड सॉवरेनिटी होती है, लिमिटेड अथॉरिटी होती है, कोई भी सुपरमेसी उसकी हाईएस्ट नहीं होती, यानी बाउंड सुपरमेसी होती है। ये आर्टिकल बड़ा ही अच्छा टाइटल दिया है। प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं भारत में उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बीच जो है द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कोई डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसमें उपराष्ट्रपति भी कुछ बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ कहना है। अगर हम देखें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर के पास, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है उसके पास लिमिटेड पावर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहा ही जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट, और यूपीएससी ने इस पर 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे थे कि लिमिटेड गवर्नमेंट किसका एग्जाम्पल, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन था लिमिटेड गवर्नमेंट, वही उसका आंसर सही था। अगर बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से लिमिट लगता कैसे है, तो कहते यहाँ पर देखिए दो चीज़ें सामने आती हैं। पहला है जुडिशल रिव्यू, यानी अगर हमारे पास कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं वो कोई भी अगर लेजिस्लेशन होता है, कोई बिल पास होता है, तो उसको वो चेक करेंगे कि कहीं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। इन वायलेशन के आधार पर देख सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए तो ये ध्यान रखना है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर को ही तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया है केशवानंद भारती के केस जो 1973 से आया है, तो वहीं से ये चल रहा है। तो यहाँ पर एक समस्या आ गई है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय ने कह दिया है कि उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनका उनमें कोई मानना नहीं है।
अगर हम देखें जो पार्टिकुलर कंसर्न इस टाइम में चल रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ए बॉडी टू अपॉइंट जजेज to the superior court in the country from coming into existence by striking down the relevant amendment of the constitution and parliament law to give effect on to it। समस्या एक, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक एनजेएसी संस्था बनी थी और 2015 में एक 99वां संविधान संशोधन हुआ था कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्क्रैप कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया था। अब उसी को लेकर के कंसर्न चल रही है और यहाँ पर यही बात है कि उपराष्ट्रपति का कहना है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, सोवरेन है, और उसके दुनिया में ऐसा कहीं कोई देश नहीं है जहाँ की पार्लियामेंट के बनाए कानून को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नेगेट कर दे, वायलेट कर दे, नल एंड वाइड कर दे, जबकि भारत में ऐसा हो रहा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो आइडिया है वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज सिंपली रॉन्ग, तो उसका कहना है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट का कहना है कि जो भारत में अगर या भारत या कहीं पर भी अगर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात की जाए तो भारत में वो कंट्री तो सोवरेन है परंतु पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। इसका मतलब क्या, पार्लियामेंट जो चाहे वो नहीं कर सकता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है और वो जो चाहे कर सकते हैं। वहाँ का तो एक कहावत ही है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट लड़के को आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकता, अदरवाइज सब कुछ कर सकता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कंट्री तो सोवरेन है, पार्लियामेंट के पास सोवरेन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये है आर्टिकल और ये विवाद हम देख रहे हैं कई दिनों से चल रहा है। एक नेक्स्ट आर्टिकल, द फर्स्ट ऑफ द फोर, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो है ये हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद जो है एक आर्टिकल और है, वही जो चल रहा है फिर से मामला, उसी को फिर से हम देख रहे हैं। न्यूज़ कॉलम वाले भी खूब उसी को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। एक एक फैक्ट को जांचा जा रहा है कि क्या क्या स्थिति है, मोर देन जस्ट एन एड्रेस। अब यहाँ पर एक मामला और चल रहा है, जो आर.एन. रवि हैं, तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने क्या किया, स्पीच अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सेशन शुरू हुआ है उसमें उन्होंने जो स्पीच दी है, कुछ चीज़ों को उन्होंने, उसमें एक पैरा था 65वें पैरा को उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया था। उसी को लेकर के यहाँ पर विवाद चल रहा है। अगर हम देखें भारत का जो सिस्टम है, जब हमने यहाँ पर अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया था तो एक्चुअल हमारा जो गवर्नमेंट का शासन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये वेस्टमिंस्टर क्या है, ये जो वह स्थान है जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थापित है, उसी से हमने लिया, इसलिए उसको वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। अगर बात करें भारत के आर्टिकल 87 की, जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रेसिडेंट टू मेक ए स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यानी हर साल राष्ट्रपति महोदय जब भी पार्लियामेंट का कोई सेशन शुरू होगा तो उसको जो है वही उसकी शुरुआत करेंगे, उद्घाटित करेंगे। इसी क्रम में आर्टिकल 176 है, जो 176वां आर्टिकल है संविधान का, वो कहता है गवर्नर के बारे में कि एक स्पेशल एड्रेस करेंगे कभी भी जब फर्स्ट सेशन शुरू हो, यानी किसी भी साल का या इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है वो गवर्नर ही एड्रेस करते हैं राज्यों में, और राष्ट्रपति करते हैं केंद्र सरकार के स्तर पर। अगर देखा जाए कि जो ये प्रोविज़न है, द लैंग्वेज ऑफ दिस प्रोविज़न वेयर बारोड फ्रॉम द रूल ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की लोकसभा जिसे हम कहते हैं, ब्रिटेन उसे लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, तो वहीं से ये चीज़ें अडैप्ट की गई। यानी हमारा अधिकांश सिस्टम हम देखते हैं, जब पॉलिटी गवर्नेंस हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश सिस्टम ही अपनाई गई है। अगर हम बात करें 22 फरवरी 1960 को, तो प्रेसिडेंट जो हम अपने देश में देखते हैं कि लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 22 फरवरी 1960 को, उनका कहना था कि जो राष्ट्रपति का एड्रेस होता है, जो राष्ट्रपति अपना संबोधन देते हैं, एक्चुअल में वो हम जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिया गया संबोधन एक्चुअल में गवर्नमेंट लिख करके दे देती है, और राज्य के केस में भी राज्य उसको लिख करके दे देती है। तो वहाँ पर अगर कोई उसको पढ़ता है, जैसे राष्ट्रपति महोदय पढ़ रहे हैं या राज्यपाल जो है उसको सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ करके, तो वो चीज़ें अगर कोई चीज़ें समस्या क्रिएट करती हैं, लीगल इलीगल का मैटर होता है, मोरालिटी का मैटर होता है, इंटीग्रिटी का मैटर होता है, तो एक्चुअल में डायरेक्ट
गवर्नमेंट के ऊपर जाता है, न कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नर का इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द कलकत्ता हाई कोर्ट व्हाइल इंटरप्रेटिंग द इस आर्टिकल इन सैयद अब्दुल मंसूर Habibullah versus the Speaker of West Bengal Legislative Assembly held that the special address is not an idle or ceremonial formality. It keeps the member informed about the executive policies and legislative program of the state government. तो कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी इससे पता चलता है कि ये मामला एक्चुअल में जो आर्यन रवि का है ये पहली बार तो नहीं हुआ है। 1966 में ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था, कलकत्ता हाई कोर्ट में। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि जो एड्रेस होता है गवर्नर का, ये एक्चुअल में कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी नहीं है। इसका एक्चुअल में एक मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है और साथ ही साथ उनका स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव प्रोग्राम क्या क्या है वो बताते हैं। हाई कोर्ट ने आगे क्या कहा, नॉन डिलीवरी ऑफ द स्पेशल एड्रेस हैम्पर लेजिस्लेटिव डिबेट एंड बजटरी क्रिटिसिज्म। तो उनका कहना है हाई कोर्ट कलकत्ता का कि अगर ये एड्रेस न हो या किसी गलत तरीके से हो तो एक्चुअल में हैम्पर कर रहा है, किसे, लेजिस्लेटिव डिबेट को ही हैम्पर कर दे रहा है, बजटरी क्रिटिसिज्म को करता है। अब कोई भी लेजिस्लेचर वहाँ पर अपनी बात इसलिए सिर्फ न कह पाए कि वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, तो ये ठीक नहीं है। बोथ UK and India, it is a time-honored constitutional convention that the king or president or governor must read out the exact text of the speech or special address which inform the nation or state of the policy that an elected government intend to pursue। तो ब्रिटिश सिस्टम को हमने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर ये एड्रेस है, वहाँ पर किंग या क्वीन होती है, जबकि भारत में प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट पर और राज्य में गवर्नर। तो इनका काम यह है कि जो भी स्पीच दिया गया है, स्पेशल एड्रेस है, वो उसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, उसमें उनको कोई चीज़ संशोधन का काम नहीं होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो कॉमा तक होता है उसे भी स्पीच से गवर्नर या प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकते, परंतु हमने जो अभी रिसेंट सर्कमस्टांसेस देखे हैं तमिलनाडु में, ऐसा वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनमें जो डिबेट चल रही थी, प्रोफेसर KT शाह थे, उनका कहना था कि हमको आर्टिकल 87 में अमेंडमेंट कर देना चाहिए और उसमें हमें राष्ट्रपति महोदय को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर देना चाहिए को सेशन को एड्रेस कर सके, हाउस को एड्रेस कर सकें। परंतु भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये पावर जो आप कह रहे हैं डिस्क्रिशन की पावर, वो राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 86 के माध्यम से दिया गया। यानी हम देखते हैं संविधान में 86 और 87 दो आर्टिकल ऐसे रखे गए हैं कि 86 वो जो है एड्रेस करेंगे हाउस को, एक या दोनों हाउस को कंबाइन रूप से कर सकते हैं या अकेले कर सकते हैं, लेकिन 87 में वो अलग तरीके से करेंगे। इसी तरीके से गवर्नर के पास भी आर्टिकल 175 है, जिसमें गवर्नर के पास स्पेशल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। व्हेन देयर इज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 175, इट इज ए सीरियस impropriety of any governor or even the president to omit several paragraph from the speech prepared by the incumbent government। तो इस आर्टिकल का कहना है कि जब हमारे 86 जो है राष्ट्रपति महोदय को डिस्क्रेशन देता है और आर्टिकल 175 गवर्नर को डिस्क्रेशन देता है, तो फिर किसी पैराग्राफ को न पढ़ना, छोड़ देना या उससे छोड़ करके चला जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा स्पीच गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये सबको पता है। और उस स्पीच में जो भी कहा गया वो एक्चुअल में गवर्नर या अगर रिस्पेक्टिव बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट की वो उसमें कोई भावना नहीं होती, उनका कोई लीगल टर्म नहीं होता, वो गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन गवर्नर, ये चीज़ें हम सोच रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ से, लेकिन एग्जीक्यूटिव बात करें, जो गवर्नर हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, उनका भी तो स्टैंड होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं हमारा कोई स्टैंड नहीं है, गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के हेड तो वही हैं। तो ये भले कोई कहे कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लीगल, इलीगल, मोरल, इमोरल, इंटीग्रिटी, एथिक्स, ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, परंतु वहाँ पर गवर्नर और राष्ट्रपति को सिर्फ स्टाम्प बना करके तो नहीं रखा गया है, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो उनको भी एक चीज़ होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि उनको भी एक आर्टिकल के माध्यम से पावर दी गई है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो है
वे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातें हैं कि उसी तरीके से उन्हें माना जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट जो रिटन टेक्स्ट हैं उन्हीं की तरह उनकी भी एक वैल्यू है। अगर हम बात करें कि जो वेल सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो उसका पालन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट के माध्यम से ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सख्त उसका जो कन्वेंशन है दोनों को उसी आधार पर माना जाना चाहिए। अगर बात करें हम गवर्नर की, तो गवर्नर की चीज़ें जो होती हैं, जो उनका डिसीजन होता है, डिस्क्रेशन होता है, वो अक्सर हम देखते हैं एक संदेह के घेरे में आ जाता है। अगर हम बात करें कि गवर्नर ऐसा काम क्यों करते हैं, क्या सच में उनके पास इतना पावर है? हाँ, पावर है उनके पास। आर्टिकल 361 जो अनुच्छेद 361 है वह पावर देता है गवर्नर को, कंप्लीट इम्यूनिटी देता है कि किसी भी लीगल एक्ट से बचने के लिए, यानी गवर्नर के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं चला सकती, सिविल मामला नहीं चलाया जा सकता, दीवानी मामले चलाए जा सकते हैं, लेकिन दीवानी मामले के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है। तो इस वजह से उनको एक इम्यूनिटी मिली है और इस वजह से उनका एक हायर स्टैंडर्ड है जो उन्हें मेंटेन करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मेंटेन नहीं हो पाता है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ हमको मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में वो कंटिन्यू नहीं रह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को एडहेरेंस नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ था, सुबह 5 बजे ही शपथ ग्रहण करा दिया गया मुख्यमंत्री का, ये भी समस्या थी। गवर्नर और रूलिंग पार्टी के बीच अक्सर हम देखते हैं समस्या होती है, जैसे जहाँ पर गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम पार्टी की नहीं होती हैं, वहाँ पर समस्याएं हमको देखने को मिलती है। कहीं कहीं सिंगल, जैसे कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग मणिपुर और गोवा में लार्जेस्ट पार्टी जो कि बहुमत में नहीं थी लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। बिहार में भी नहीं मौका दिया गया, लेकिन बिहार में खैर अब वही पार्टियाँ सरकार में आ गई हैं। तो फिर तमिलनाडु ये अकेला राज्य नहीं है जहाँ पर विवाद है, लगभग हर राज्य में है, जहाँ कहीं कोई ऐसा भारत का राज्य बचा नहीं है जहाँ पर समस्या न हो। बस फर्क ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर सेम पार्टी की सरकार चल रही है तो कोई समस्या नहीं दिखती है, अगर नहीं है अब तो वहाँ पर समस्या दिखती है। तो यही चीज़ था इस आर्टिकल में कि गवर्नर का रोल कैसा है। द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर इज दैट ऑफ एल्डर स्टेट्समैन who bring a sense of gravity to this high office and by his oath must preserve, protect, defend the constitution and law। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहना है कि गवर्नर को काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड दिया गया, स्टेटस मैन स्टेट का है और उसकी बातों में ऐसा कुछ भी नहीं झलकना चाहिए जो कोई इम्पार्शियलिटी वो कर रहा है। उसने इस बात की शपथ ग्रहण किया है कि वो किसी भी तरह से फेयर और फियर के अंडर में काम नहीं करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को एडहेरेंस करेगा, उसका पालन करेगा और लोगों से पालन करवाएगा। अगर ब्रीच होता है तो उसके लिए वो अपने कोई कदम उठाएगा। ये चीज़ें हैं हमारे इस आर्टिकल में। तो ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।